नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप आयोजन विवाटेक को संबोधित किया। धरती को अगली महामारी से बचाने पर जोर। दुनिया भर से निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गहरे सागर मिशन और पोषक आधारित उर्वरकों पर सब्सिडी दरों के प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार सुगम जीवन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन और विकासात्मक मानदंडों पर पिछड़ रहे पूर्वोत्तर राज्यों के 10 जिलों की पहचान करेगी। केंद्र ने कहा, कोवैक्सीन में गाय के नवजात बछड़े का सीरम नहीं। केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा, वृद्धों और दिव्यांगों के लिए उनके घर के निकट बनाए गए केंद्र केवल टीकाकरण के लिए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.8% हुई। देश भर में प्रतिदिन कोरोना संक्रमण की पुष्टि वाले मामलों की संख्या 62,000। ट्राई ने डीटीएच और केबल टीवी उपभोक्ताओं के लिए टीवी चैनल चयनकर्ता पोर्टल की शुरुआत की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्टल में एकमात्र टेस्ट मैच में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में फिनलैंड और रूस के बीच मुकाबला जारी। आज बाद में अन्य मुकाबला तुर्की और वेल्स के बीच। समाचार संध्या में आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत महामारी के बीच दक्ष और अनुकूलनशील बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस अवधि के दौरान खनन, अंतरिक्ष, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में बड़े सुधार लागू किए हैं। प्रधानमंत्री ने आज विवाटेक में मुख्य भाषण में कहा कि भारत में वो सब कुछ है जिसकी अन्वेषकों और निवेशकों को आवश्यकता है। उन्होंने विश्व को 5 स्तंभों प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी और उदारता की संस्कृति के आधार पर भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप क्षेत्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में अनेक स्टार्टअप सामने आए हैं। Our nation is home to one of the world's largest startup ecosystem. Several unicorns have come up in the recent years. India offers what innovators and investors need. I invite the world to invest in India based on the 5 pillars of talent, market, capital, ecosystem, and culture of openness. Indian tech talent pool is famous across the world. Indian youth have given tech solutions to some of the world's most pressing problems. श्री मोदी ने कहा कि जहां पारंपरिक उद्यम विफल होते हैं, वहां नवाचार से सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने अनेक पारंपरिक विधियों को परखने का अवसर दिया और नवाचार ने ही इस स्थिति से बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया से लोगों को संकट से निपटने, संपर्क बनाए रखने और छोटी जगह से भी काम करने में मदद मिली है। Before the pandemic, I refer to the pre-existing advances which help us during the pandemic. Digital technology help us cope, connect, comfort, console. Through digital media, we could work, talk with our loved ones and help others. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में 2 वैक्सीन बनाई जा रही है और कई अन्य विकास या परीक्षण के चरण में हैं। श्री मोदी ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकी के कारण कोविड महामारी से निपटने में मदद मिली है। आरोग्य सेतु संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का प्रभावी ढंग से पता लगाने में सफल रहा और कोविन प्लेटफॉर्म से लाखों लोगों को कोविड वैक्सीन देने में मदद मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधार के कारण महामारी के दौरान समय पर
मदद उपलब्ध कराने, निःशुल्क राशन और खाद्य तथा रसोई ईंधन वितरित करने में भी सहायता मिली। India's universal and unique biometric digital identity system, Aadhaar, help us to provide timely financial support to the poor. We could supply free food to 800 million people and deliver cooking fuel subsidies to many households. प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की मदद के लिए कम समय में ही 2 सार्वजनिक डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम स्वयं और दीक्षा शुरू किए गए। We in India were able to operationalize 2 public digital educational programs, Swayam and Diksha, in quick time to help students. श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष कई रुकावटें आईं, लेकिन इनके बावजूद हताशा पैदा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमें सुधार और तैयारी के सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने धरती को अगली महामारी से बचाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सतत जीवन शैली पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे पर्यावरण संतुलन को बिगड़ने से रोका जा सकेगा। उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए स्टार्टअप कंपनियों से सामूहिक प्रयास करने और मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और फ्रांस विभिन्न विषयों पर मिलकर कार्य करते रहे हैं। इनमें प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग के उभरते क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस समय सहयोग को और बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में गहरा सागर मिशन और पोषण आधारित उर्वरकों पर सब्सिडी दरों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद बताया कि गहरा सागर मिशन के बारे में इस भविष्योन्मुखी निर्णय से संसाधनों के लिए गहरे सागर के अन्वेषण और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे सागर से संबंधित प्रौद्योगिकी का विकास हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे नीली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस मिशन से गहरे सागर में जैव विविधता और खनिजों के अध्ययन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि गहरे सागर का सर्वेक्षण और खोज की जाएगी। तो भारत ने आज तय किया है कि आने वाले 5 सालों में ये डीप ओशन मिशन, इससे जिस ब्लू इकोनॉमी की हमने कल्पना की है, मत्स्य व्यवसाय से लेकर समुद्र की सारी शक्तियों का विकास के लिए दोहन करने का काम होगा। 6000 मीटर नीचे जाकर पानी में वहां मिनरल्स है, उसकी स्टडी अभी तक नहीं हुई, इसलिए ये काम पहला होगा। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2021-22 के लिए फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सब्सिडी दरें तय करने से किसानों को किफायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि सरकार यूरिया के प्रत्येक बोरे पर 900 रुपए की सब्सिडी देती है। डीएपी फर्टिलाइजर में इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गया, तो स्वाभाविक तौर पर वहां से रॉ मटेरियल लाके इंडिया में बनाने वाली कंपनियों ने उसका प्राइस 1900 रुपीज कर दिया। तो किसान को प्राइस ज्यादा हो गया, क्योंकि उसकी कीमत 2400 रुपीज हो गई। 500 रुपीज तो हम सब्सिडी देते ही है। मोदी जी ने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया कि किसानों के पर बोझ नहीं आना चाहिए। किसानों को 1200 रुपीज में ही खाद मिलना चाहिए। जो पहले 500 रुपीज सब्सिडी देते थे, तो 1200 रुपीज सब्सिडी देने का फैसला किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 10 जिलों की पहचान की जाएगी जो प्रशासन और विकास के मानदंडों में पीछे हैं। उन्होंने आज अपने मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उन जिलों पर ध्यान देना और उन्हें अन्य विकसित जिलों के स्तर तक लाना है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वस्तु और सेवाओं की सुगम उपलब्धता के जरिए इन जिलों में रहन सहन को आसान बनाया जाएगा। डॉक्टर सिंह ने स्पष्ट किया कि ये 10 जिले पूर्वोत्तर के 14 आकांक्षी जिलों से अलग होंगे। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने टीवी चैनल सेलेक्टर पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल से उन लोगों को सुविधा होगी जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है और वे टीवी चैनलों का चयन करने के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग करना चाहते हैं। इस पोर्टल से उपभोक्ता डीटीएच तथा केबल ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध सभी चैनल देख सकेंगे। इस पोर्टल की सहायता से उपभोक्ता अपनी पसंद का चैनल चुन सकेंगे और अवांछित चैनलों को हटा सकेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ट्विटर ने 26 मई से लागू हुए दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है।
उन्होंने कहा कि ट्विटर को इसके अनुपालन के लिए कई अवसर दिए गए थे, लेकिन उसने जानबूझकर इसका पालन नहीं करने का रास्ता चुना है। श्री प्रसाद ने आश्चर्य व्यक्त किया कि जब विदेश में काम करने वाली भारतीय कंपनियां स्वेच्छा से स्थानीय कानूनों का पालन करती हैं, तो ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म दुर्व्यवहार और दुरुपयोग के पीड़ितों को आवाज देने के लिए बनाए गए। भारतीय कानूनों का पालन करने में अनिच्छा क्यों दिखा रहे हैं? उन्होंने कहा कि कानून का शासन भारतीय समाज का आधार है। श्री प्रसाद ने कहा कि यदि कोई विदेशी संस्था ये मानती है कि वो यहाँ के कानून का पालन न करके भाषण की स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में खुद को पेश कर सकती है, तो ऐसे प्रयास गलत हैं। एक उदाहरण देते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो ट्विटर की मनमानी का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ट्विटर जो अपने तथ्य जांच तंत्र के बारे में अति उत्साही रहा है, उसका उत्तर प्रदेश जैसे अनेक मामलों में कार्रवाई करने में विफल रहना हैरान करने वाला है और ये भ्रामक सूचना से लड़ने में उसकी विसंगति को भी दिखाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। If you had ever wished to fly, if your destination is sky, and if you feel proud of blue uniform, then join Indian Air Force. Registration starts from 1st June 2021. To apply online, log on to careerindianairforce.cdac.in. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत बायोटेक लिमिटेड ने स्पष्ट किया है कि कोवैक्सीन अत्यधिक शुद्ध है और इसमें केवल इनएक्टिव वायरस के घटक ही हैं। कंपनी ने वैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम इस्तेमाल किए जाने के संबंध में ये स्पष्टीकरण दिया है। सोशल मीडिया पर कहा गया है कि इस वैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम मिलाया गया है। कंपनी ने कहा है कि नवजात बछड़े का सीरम कोशिकाओं की वृद्धि के लिए वायरल वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा सीरम नोवेल कोरोना वायरस की वृद्धि या अंतिम फार्मूला तैयार करने में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। कंपनी के अनुसार कई दशकों से दुनिया भर में वैक्सीन बनाने के लिए गोवंश का सीरम व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता रहा है और पिछले 9 महीनों में नवजात बछड़े के सीरम के उपयोग के बारे में दस्तावेज पारदर्शी ढंग से तैयार किए गए हैं। कोविड टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI के कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि कोविशील्ड खुराक के बीच अंतर बढ़ाने का निर्णय वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर है। दूरदर्शन समाचार के साथ एक साक्षात्कार में डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि NTAGI के किसी भी सदस्य ने इस निर्णय के संबंध में असहमति नहीं जताई है। उन्होंने कहा कि कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच के अंतर को 4 से 6 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करना एडिनोवेक्टर टीकों के व्यवहार के संबंध में मौलिक वैज्ञानिक कारण का परिणाम है। NTAGI के अध्यक्ष ने कहा कि इस साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ब्रिटेन के पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार खुराक में अंतराल 12 सप्ताह होने पर टीके का प्रभाव 65 से 88% के बीच होता है। उन्होंने कहा कि 4 सप्ताह पहले लिया गया निर्णय प्रारंभिक चरण के दौरान उपलब्ध ब्रिजिंग परीक्षण डेटा पर आधारित था। उन्होंने बताया कि कनाडा और श्रीलंका जैसे देश भी कोविशील्ड के समकक्ष एस्ट्राजेनेका टीके के लिए 12 से 16 सप्ताह के अंतराल का पालन कर रहे हैं। निकट भविष्य में कोविशील्ड की खुराकों के बीच अंतर को कम करने के किसी भी प्रस्ताव के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि कोई भी निर्णय वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर लिया जाएगा। कोविड संक्रमण के कुल मरीजों में लगातार कमी आने और संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ने के साथ ही देश महामारी पर नियंत्रण पाने के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। कल 9वें दिन नए मरीजों की संख्या 1 लाख से कम रही। इस दौरान 1,07,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हुए। 62,224 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। महामारी से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 95.80% हो गई है। देश में अब तक 38 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि कल देश भर में 19,30,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इस समय देश में 1,271 सरकारी और 1,383 निजी प्रयोगशालाओं को मिलाकर 2,654 प्रयोगशालाओं के माध्यम से कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। देश ने 26 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप आयोजन विवाटेक को संबोधित किया। धरती को अगली महामारी से बचाने पर जोर दिया। दुनिया भर से निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गहरे सागर मिशन और पोषक आधारित उर्वरकों पर सब्सिडी दरों के प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार सुगम जीवन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन और विकासात्मक मानदंडों पर पिछड़ रहे पूर्वोत्तर राज्यों के 10 जिलों की पहचान करेगी। केंद्र ने कहा कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम नहीं। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा वृद्धों और दिव्यांगजनों के लिए घर के निकट टीकाकरण केंद्र बनाने की अनुमति। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.8% हुई। देश भर में प्रतिदिन कोरोना संक्रमण की पुष्टि वाले मामलों की संख्या 62,000। ट्राई ने डीटीएच और केबल टीवी उपभोक्ताओं के लिए टीवी चैनल चयनकर्ता पोर्टल की शुरुआत की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्टल में एकमात्र टेस्ट मैच में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में फिनलैंड और रूस के बीच मुकाबला जारी। आज के अन्य मैच में तुर्की और वेल्स होंगे आमने सामने। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा है कि सरकार ने वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए घर के निकट टीकाकरण केंद्र बनाने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। श्री कटारिया ने आज वृद्धजनों के साथ दुर्व्यवहार के प्रति विश्व जागरूकता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान बुजुर्गों की सहायता के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द टीकाकरण के जरिए बुजुर्गों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए। उन्होंने कहा कि ज्यादातर बुजुर्गों को पहला टीका लगा दिया गया है और उन्हें कोविड महामारी से सुरक्षित बना दिया गया है। बृहन्मुंबई नगर निगम ने कोविड की संभावित तीसरी लहर के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रस्तावित 4 बड़े कोविड सेंटर के लिए निगम ने स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुंबई में अब तक कोरोना के 7 लाख से ज्यादा मरीज दर्ज किए गए हैं। इनमें से 95% से ज्यादा कोरोना मुक्त हुए हैं और 15,000 से ज्यादा मरीजों की कोरोना से मृत्यु हुई है। मुंबई में फिलहाल 40,000 से ज्यादा सर्वसाधारण बेड, 11,000 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड, 2,600 से ज्यादा आईसीयू एवं 1,400 से ज्यादा वेंटिलेटर बेड्स है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए मुंबई नगर निगम ने महालक्ष्मी, सायन, मालाड एवं भांडुप में 4 जम्बो कोविड सेंटर शुरू करने का फैसला किया है। सायन अस्पताल के डीन डॉक्टर मोहन जोशी ने बताया कि इसलिए विशेषज्ञ डॉक्टर, सर्वसाधारण डॉक्टर एवं नर्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं। हम 50 से 70 विशेषज्ञ डॉक्टर, लगभग 1,000 सर्वसाधारण डॉक्टर एवं 1,000 नर्स का पैनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सभी आरोग्य कर्मी संविदा आधार पर काम करेंगे। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कोविड महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हर संभव तरीके से समाज की सहायता कर रहे हैं।
मुंबई पुलिस में काम कर रही नायक रेहाना शेख ने 50 आदिवासी बच्चों को गोद लिया है और उनकी शिक्षा का खर्च उठा रही हैं। ये बच्चे रायगढ़ जिले के स्कूल में पढ़ रहे हैं। सुश्री रेहाना ने इस स्कूल में मास्क और सैनिटाइजर भी दान किए हैं। उन्होंने 54 लोगों को प्लाज्मा, ऑक्सीजन बिस्तर और अस्पताल में भर्ती कराने में भी मदद की है। मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले ने रेहाना के इस पहल की सराहना की है। आकाशवाणी से बातचीत में रेहाना ने सभी लोगों से जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की। और मैं भारत की जनता और महाराष्ट्र की जनता को ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने पड़ोस में जो भी भूखा है, जिनको भी स्कूल पढ़ने की बहुत जरूरत है लेकिन इनके पास पैसा नहीं, हर एक किस्म को, हर एक इंसान को आप मदद कीजिए। मणिपुर सरकार ने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन द्वारा इस वर्ष होने वाली 10वीं कक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली 12वीं कक्षा की परीक्षा 2021 को रद्द करने का फैसला किया। कर्नाटक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भारत इजरायल कृषि परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक में स्थापित 3 उत्कृष्टता केंद्रों का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्य के बागवानी मंत्री आर शंकर और भारत में इजरायल के राजदूत डॉक्टर रॉन माल्का ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्र सरकार के सहयोग से देश के 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत राज्य में आज 3 केंद्रों का उद्घाटन किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कर्नाटका में कोलार, बागलकोटे और धारवाड़ के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप इजरायली तंत्रज्ञान को लागू किया जाएगा। कोलार में आम, बागलकोटे में अनार और धारवाड़ में सब्जी की फसलों पर काम होगा। इसके द्वारा उत्तम कृषि पद्धति और आचरण को विकसित किया जाएगा। निखर कृषि मानदंड के अनुरूप सैटेलाइट इमेजिंग, फर्टिगेशन और अन्य आधुनिक तांत्रिक कार्यशैली की मदद से बागबानी के लाभदायक तरीकों का पालन होगा। भारत इसराइल सहयोग योजना के अंतर्गत विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस भी तैयार होंगे। कर्नाटका में 10 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। इन विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस में इसराइली आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से बागबानी कर रहे किसानों की आमदनी बढ़ाई जाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। देश में मौजूदा वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी के प्रभाव के बावजूद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में अच्छी वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस साल शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 100% से अधिक बढ़ा है। इस वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़ों से पता चलता है कि शुद्ध कर संग्रह 1,85,871 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल ये 92,762 करोड़ रुपए था। सरकार ने नए आयकर पोर्टल में समस्याओं और परेशानी के संबंध में लिखित सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 18 जून को शाम 7 बजे तक fmo@nic.in पर ईमेल किए जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नए पोर्टल में समस्याओं पर 22 जून को इन्फोसिस के साथ विचार विमर्श करेंगे। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सदस्य, ऑडिटर्स, कंसल्टेंट और करदाता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इन्फोसिस की टीम समस्याएं दूर करने के बारे में स्पष्टीकरण देगी। यूरो कप फुटबॉल में इस समय ग्रुप बी के मैच में रूस का सामना फिनलैंड से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मैच के 90 मिनट समाप्त होने के बाद रूस ने 1-0 की बढ़त बना ली थी। अपना पहला मेजर टूर्नामेंट खेल रही फिनलैंड की टीम ने पहले मैच में डेनमार्क को 1-0 से हराया था। वहीं रूस को अपने पहले मैच में बेल्जियम के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। आज के दूसरे मैच में ग्रुप ए में वेल्स और तुर्की आमने सामने होंगे। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में शानदार फॉर्म में चल रही इटली का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्टल में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 162 रन बना लिए थे। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में 37 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे निशानेबाजी की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की बड़ी उम्मीद सौरभ चौधरी की। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा, दृढ़ आत्मविश्वास और लक्ष्य पर सटीक निशाना साधकर देश के लिए कई कीर्तिमान रचने वाले निशानेबाज सौरभ चौधरी टोक्यो ओलंपिक में पदक के बड़े दावेदार हैं। बचपन से ही सौरभ को निशाना लगाने का शौक था और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपने शौक को प्रोफेशन बनाने का मन बना लिया। हमारे गाँव के पास में गाँव है, वहाँ पे शूटिंग रेंज है,
वहाँ पे हमारे गांव से बच्चे जाते थे, तो उनको देख के कि ये शूटिंग करने जाते हैं कि चलो मैं भी देख लेता हूँ एक बार चल के कि कैसा है। तो वहाँ पे जाके देखा, ट्राई किया, अच्छा लगा, तो वहीं से स्टार्ट हुआ है। सौरभ की मां ब्रजेश देवी बताती हैं कि वो बचपन से ही शूटिंग को लेकर बेहद फोकस्ड थे। शूटिंग के बारे में उसने बहुत जिद करी। उसके पापा बहुत मना करते थे, इनको पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, बेटा ऐसा नहीं। वो कहता मैं पढ़ाई भी करूंगा पापा, मैं शूटिंग भी करूंगा। सौरभ का अंतर्राष्ट्रीय करियर 2016 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप से शुरू हुआ। 2018 के एशियाई खेलों में सौरभ स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहे। ऐसा करने वाले वो भारत के सबसे युवा निशानेबाज भी बने। 2019 सौरभ के लिए बेहद खास रहा। इस साल उन्होंने विश्व कप के व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण सहित मिक्स्ड इवेंट में चारों ISSF विश्व कप अपने नाम किया। तमाम उपलब्धियों के बीच सौरभ की निगाहें ओलंपिक स्वर्ण पदक पर टिकी हैं और वहां वो अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं। जो मुझे सिखाया गया है मेरे गुरु ने, मेरे कोच ने, बस उसी पे मुझे बेस्ट देना है। भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला को लगता है कि सौरभ टोक्यो में बड़ा करिश्मा कर सकते हैं। Extremely focused and I see great things happening for him in the future. 60 से ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले सौरभ टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक पर सटीक निशाना साधकर तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना ने आज श्रीनगर के राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। सुरेश रैना ने उन्हें क्रिकेट अकादमियों और स्कूलों में क्रिकेट की स्थिति की जानकारी दी। रैना ने केंद्र शासित प्रदेश में इन अकादमियों और स्कूलों को गोद लिया है। उन्होंने उपराज्यपाल को भविष्य की रणनीति के बारे में बताया और उन्हें अपनी पुस्तक बिलीव भेंट की। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देने के सुरेश रैना के प्रयासों की सराहना की और उन्हें प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस साल का विषय है योग फॉर वेल बीइंग। कोविड महामारी ने लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित किया है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योग का महत्व अत्यधिक प्रासंगिक है। एक रिपोर्ट। योग सिर्फ एक शारीरिक गतिविधि नहीं बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर है। यह एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक साधना है जिसके ढेरों लाभ हैं। योग के नियमित अभ्यास से शरीर को लचीला बनाने, हड्डियों की मजबूती बढ़ाने, मांसपेशियों की ताकत में इजाफा करने में मदद मिलती है। साथ ही रक्त प्रवाह में वृद्धि करने और निम्न रक्तचाप रखने में भी योग बेहद कारगर है। प्राणायाम जैसी योग क्रियाएं करने से तनाव और चिंता को दूर करने में मदद मिलती है। योग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में भी सुधार करता है और वजन घटाने में भी सहायक साबित होता है। योग के नियमित अभ्यास से तनाव मुक्त और संतुलित जीवन शैली बनाए रखने में मदद मिलती है, जो कि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बेहद जरूरी है। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आयुष मंत्रालय में सचिव राजेश कोटेचा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि योग कोविड उपचार का अभिन्न अंग है। Now that we have lot of evidences that yoga is very good, different types of yoga practices are very good for prevention and treatment of COVID-19. Government of India has released National Clinical Management Protocol for treatment of management of COVID-19 through Ayurveda and yoga. So yoga is an integral part of treatment of COVID-19 and there are different designs and protocols of yoga practices available for COVID treatment. केंद्र ने हर घर नल जल उपलब्ध कराने के जल जीवन मिशन के तहत केरल को 18 अरब 4 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है। केंद्र सरकार ने 2023 तक केरल में हर घर नल जल अभियान में तेजी लाने के लिए आवंटन में 4 गुना वृद्धि की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप आयोजन विवाटेक को संबोधित किया। धरती को अगली महामारी से बचाने पर जोर दिया। दुनिया भर से निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गहरे सागर मिशन और पोषक आधारित उर्वरकों पर सब्सिडी दरों के प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार सुगम जीवन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन और विकासात्मक मानदंडों पर पिछड़ रहे पूर्वोत्तर राज्यों के 10 जिलों की पहचान करेगी। केंद्र ने कहा, कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम नहीं। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा, वृद्धों और दिव्यांगजनों के लिए घर के निकट टीकाकरण केंद्र बनाने की अनुमति। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.8% हुई। देश भर में प्रतिदिन कोरोना संक्रमण की पुष्टि वाले मामलों की संख्या 62,000।
ट्राई ने डीटीएच और केबल टीवी उपभोक्ताओं के लिए टीवी चैनल चयनकर्ता पोर्टल की शुरुआत की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्टल में एकमात्र टेस्ट मैच में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में फिनलैंड और रूस के बीच मुकाबला जारी। आज बाद में अन्य मुकाबला तुर्की और वेल्स के बीच। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।